के पूरे देश में प्रवास होते हैं, पूरे देश और विदेशों में हमारे राष्ट्रीय कवि संगम का इन दिनों काम चरम पर है। लेकिन उस समय में से उन्होंने हमारे गुरुकुल के लिए समय निकाला, गुरुदेव के लिए निकाला, हम सब के लिए समय निकाला। इसलिए बहुत आदर भाव के साथ मैं श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे हमें आशीर्वचन दें। आदरणीय जगदीश जी, इस श्रेष्ठ आयोजन पर आज पहली बार मेरा आना हुआ है और वह भी हमारे श्रद्धेय आचार्य गुरु सक्सेना जी के जन्म दिवस के अवसर पर। और आज अमृत महोत्सव का दिवस आपका है। मेरा 7 महीने पहले हो गया, लेकिन इस पावन दिवस पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और उनका ये प्रयास देश भर में दूर दूर तक फैले हुए जो काव्य लेखन के अंदर अपनी सिद्ध हस्ता लाना चाहते हैं, छंद के माध्यम से कविता लिखकर के मंच पर ताली तो कोई भी बजवा सकता है, उसमें कितनी भी त्रुटियां हों, लेकिन उसको त्रुटि रहित सिखाना, ये आचार्य जी के, मनोज जी के और सुरेंद्र जी, शशिकांत जी, सब लोग बैठे हैं। जो बारीकियां लेखन में रहती हैं वो इनसे बढ़िया और कोई नहीं बता सकता। अभी शशिकांत जी मोबाइल की चर्चा कर रहे थे। मोबाइल के बारे में जो पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उंगलियां ही निभा रही हैं रिश्ते, क्या बात है, उंगलियां ही निभा रही हैं रिश्ते, जुबां के पास तो वक्त ही कहाँ, सब टच में बिजी है, सब टच में बिजी है पर टच में कोई। क्या बात, बढ़िया। ऐसे सब लोगों के टच में रहिए, शशिकांत जी, मनोज जी, गुरु जी, सुरेंद्र यादवेंद्र जी। वैसे तो आप लोगों के बीच में ही बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन आप सबके सम्मुख जो इसमें हो, आप उनसे कुछ भी लिखने के बाद एक बार अपनी कॉपी की जांच करवा लीजिए। नहीं तो आजकल छोटे छोटे बाल कवि बहुत जल्दी करते हैं, बढ़िया है, सही बात। 4 से 10 लाइनें लिखी और वो तुरंत उनको मंच चाहिए, तुरंत चाहिए। बिल्कुल। उनको कविता किसी को दिखाने की इच्छा भी नहीं करते। मैं तो कहा करता हूँ कि हर बालक कवि का एक पालक कवि होना चाहिए, हर बालक कवि का एक पालक कवि होना चाहिए, जिसको वो अपनी कविता दिखाए और दिखाने के बाद खुद आप आश्चर्य करेंगे कि एक शब्द इधर से उधर किया या एक शब्द दूसरा बदल दिया तो उस कविता के अंदर कितनी जान आ जाती है, बहुत बढ़िया। आप कल्पना नहीं कर सकते। जो मंच पर वाह वाह मिलेगी वो तो आपको मिलेगी, ठीक करने वाले को थोड़ी मिलनी है, उनको क्या पता किसने किया है। लेकिन आपका ऐसे लोगों के प्रति सम्मान भी हो जाएगा और आपकी कविता भी अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए हर बालक कवि का एक पालक कवि होना चाहिए। और दूसरी बात इन पालक कवियों के लिए भी है, हर पालक कवि का कोई बालक कवि होना चाहिए। हमने कितने बालक कवियों को कलम पकड़ना लिखना सिखाया, ये हमारी विशेषता चाहिए। हम कितने बड़े कवि हो जाएंगे, लेकिन जीवन में आपने यदि कुछ बालक कवियों को लिखना नहीं सिखाया तो फिर आपका अपनी योग्यता, पात्रता, अपनी ऊंचाई बढ़ाने में तो समय लगा दिया, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हमने तैयार नहीं किया, उसमें हमारा योगदान नहीं रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
मैं इसके दूसरे पहलू की तरफ भी जाता हूँ। हम घर में हमेशा अर्थोपार्जन में ही लगे रहते हैं, चाहिए भी, आवश्यक भी है घर गृहस्थी चलाने के लिए, लेकिन वो जो हम कमा रहे हैं, कमाने के बाद जिसके लिए हम छोड़ करके जाना चाहते हैं अपने पुत्र के लिए, वो आपका उस संपदा का वारिस तो हो सकता है, आर्थिक संपदा का वारिस तो हो सकता है, पर आपकी साहित्यिक संपदा का वारिस हो नहीं हो सकता। बिल्कुल। आपकी साहित्यिक संपदा का वारिस वही होगा जिसको आपने लिखना, बोलना, प्रस्तुति करना सिखाया होगा। वो आपका सही वारिस होगा। जब मंच पर जाएगा तो वो कहेगा कि मैं ये 4 पंक्तियां सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूं, जिन्होंने मुझे लिखना सिखाया। क्या बात। आपके जाने के बाद आपको यदि कोई जीवित रखेगा तो वो होगा जिसको आपने लेखन के अंदर सहयोग किया होगा। आपकी स्वयं की संतान जिसके लिए आप कमा करके और छोड़ करके जाना चाहते हैं, ना भी छोड़ेंगे, कोई ना कोई ले ही लेगा उसके बाद। कोरोना के अंदर हम लोगों ने देखा कि अपनी ही संतान, शक्ल देखना नहीं चाहिए, खुद ही हॉस्पिटल वाले कोई जाकर के दाह संस्कार कराएंगे ना, ठीक ठीक, कम से कम हम ऐसे कुछ बालकों को तैयार करें। पालक कवि होने के नाते से ये हमारा धर्म भी बनेगा और आपको अपने क्षेत्र में भविष्य में अपने जाने के बाद हमारे प्रति कोई सम्मान का भाव व्यक्त करे तो वो यही लोग करेंगे। कोशिश कीजिए हर बालक कवि का कोई पालक कवि होना चाहिए और पालक कवि का कोई बालक कवि। और वो जो मैंने बात कही, ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे, रिश्ते निभाने की बात, अपने रिश्तेदार इन लोगों को बनाइए। काव्य के क्षेत्र में, काव्य के जगत में आपको रहना है तो अपने रिश्तेदारी का सर्कल अलग प्रकार का रखना है। वो आपके रिश्ते निभाने के लिए पारिवारिक संबंधों की एक परिवार वो है और एक परिवार ये है जो आपको इस क्षेत्र के अंदर ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अभी छोटे छोटे बालक सुमित और बुंदेला, अखिलेश, नेहा, इन लोगों ने कविताएं सुनाई। आपको लगा होगा कि आने वाली पीढ़ी उसके अंदर अच्छा स्पार्क है, उसको सहयोग करने की आवश्यकता है। वो शादी कर लेता तो क्या होगा? मेरे भी 2-3 बच्चे हो जाते हैं बिना शादी के। अब ये सब इतने बच्चे मेरे पास हैं, इतना बड़ा परिवार है। आजाद शत्रु के आगे हैं, अजय अंजाम है, अंडमान निकोबार कहाँ से, कुमावत जी। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया परिवार इस क्षेत्र में आपको मिलेगा नहीं। राष्ट्रीय कवि संगम का पहला अधिवेशन 2007 में हुआ, 2006 के अंदर कवि संगम प्रारंभ हो गया। अभी मैं गुरु सक्सेना जी से पूछ रहा था कि गुरुकुल कब प्रारंभ हुआ, तो उन्होंने बताया 2017। तो मुझे नहीं लगता कि 2007 में जब हमारा पहला अधिवेशन हुआ तो उसमें 300 लोग पूरे हिंदुस्तान से आए थे। 300 लोग पूरे हिंदुस्तान से आए और हमने सबको अपने घर से आने का किराया दिया, जाने तक का किराया दिया।
रहने के लिए एसी कमरे और समारोह जैसा भोजन की व्यवस्था, सब कुछ स्मृति चिन्ह इत्यादि। आप में से कुछ लोग रहे होंगे। दिल्ली छतरपुर अध्यात्म साधना केंद्र 2007। रामायण धारावाहिक के संगीतकार श्री रविंद्र जैन जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे थे। वो हमारे प्रथम संरक्षक भी थे। तो तब से लेकर के इस प्रकार का ये एक प्रकार कहना चाहिए जिसको सम्मेलन आयोजन 2017 में मध्य प्रदेश के स्तर का तो हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो 2006 में हो चुका। और अभी राष्ट्रीय कवि संगम का अनुसरण करके कई लोगों ने अनेक प्रकार के ऐसे प्रयास शुरू किए हैं जिसको हम एक इवेंट कह करके और उसको जल्दी प्रचारित करके उसका अलग प्रकार का आकर्षण पैदा करके उसके प्रति मोह प्रचार इत्यादि तो हो जाता है, लेकिन उस साल में एक कार्यक्रम हुआ और काम हुआ। लेकिन गुरुकुल परंपरा की तरह से हमारा 2006 से मासिक काव्य गोष्ठी आज तक चल रही है। मासिक काव्य गोष्ठी जिसके अंदर उनकी कविताएं भी सुनते हैं। कविताओं में जितना सुधार करने की क्षमता रहती है वो लोग विशेषज्ञ जो बीच में बैठते हैं वो करते हैं। मैं तो कवि नहीं हूँ, ईश्वर पता नहीं मेरे से काम क्यों करवा रहा है। मैं साहित्यकार नहीं, कवि नहीं, लेखक नहीं, आज तक 4 पंक्तियां नहीं लिखी, फिर भी राम जी हमसे काम करवा रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ। हमारे पास साधन भी राम जी भेज देते। 300-400 तक के हम राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं, किसी से पैसा हमने लिया नहीं, सब व्यवस्थाएं निःशुल्क करते हैं। ऐसा जब हम किसी स्थान पर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो शुरू में तो बहुत लंबा चौड़ा बजट हमको बता देते हैं। यहाँ राजस्थान में माउंट आबू में हमने कार्यक्रम किया था, जी बैठे होंगे, तो हमने कहा भी यहाँ 400 लोगों का कार्यक्रम होगा। तो उन्होंने कहा हाँ, एसी कमरे का इतना किराया है, नॉन एसी का इतना है, हॉल का इतना है, भोजन का इतना होता है। तो हमने सब उनका स्वीकार किया। करने के बाद में जब हम उनको लास्ट में चेक बुक लेकर के गए कि कितना चेक काटना है, हमारा 3 दिन का कार्यक्रम था, इतने लोग आए थे, 400 की संख्या थी माउंट आबू, 400 से भी ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि आपसे हम पैसा लेंगे। पहला उन्होंने ही दिया था हमको बजट बनाकर, कितना लगेगा, कई लाख का था, जहाँ छत्रु बता रहे कई लाख का बजट बनाया था। लेकिन जब हम देने के लिए गए चेक बुक लेकर के, उन्होंने कहा कि नहीं आपसे नहीं दे सकते हैं, आप तो हमारे ही विचारों का काम कर रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं। बाद में हमने कहा हम इतने समय यहाँ रहे हैं, आश्रम को कुछ तो करना चाहिए। जबरदस्ती केवल 1 लाख रुपए का चेक हमको देकर के आए, इतने बड़े आ गए। अपनी ओर से दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं, देखने 1 साल में तो कर लेते हैं। उस पूरे कार्यक्रम का खर्च स्वयं वहन करते हैं। कवियों को लिफाफा देना है तो वो, खाना पीना भोजन करवाना है वो, मोमेंटो देना है वो, सब कुछ। हमारे मन में भाव क्या है किसी संगठन के प्रति, अन्यथा मैं देखता हूँ, क्षमा करना, कवि सम्मेलन में लिफाफा हमको बड़े से बड़ा कैसे मिले, हमारी चाह ये है। और उस लिफाफे में से आपने कहा कि 100 रुपया गौशाला के लिए दे दो, वो बड़ा भारी पड़ता है। उसमें यदि 100 रुपये कम भी निकल आएंगे तब भी उसकी शिकायत होगी।
मैं बहुत सारे प्रसंग हैं सामने घूम रहे हैं, चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन हम यदि चारों तरफ से लेते ही लेते रहेंगे और समाज को देंगे नहीं, ये तो मैंने कहा कि साथ कुछ लेकर आया नहीं, साथ कुछ ले जा सकते नहीं, छोड़कर यहीं जाना पड़ेगा सब। राम जी का जब बुलावा आ जाएगा तो आपको ऐसा कैसा ऊपर के ऊपर उठा लेंगे, आपका सामान कहाँ कहाँ रखा है, कहाँ गड़ा है, आपको नहीं पता है। इसलिए जाने से पहले उसकी व्यवस्था कर जाओगे तो अच्छा है। हमेशा कुछ ना कुछ, हर रोज कुछ ना कुछ करते रहिए। जहाँ आपको लगे इसकी पढ़ाई के लिए, इसकी दवाई के लिए, ये गौशाला के लिए, किसी और काम के लिए, कुंवर बेचू जी कह गए, गमों की आंच पर आंसू बाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के पांव से कांटा निकाल कर। ये भाव हमेशा मन में रहना चाहिए। मैं वो बोलता हूँ जो जीता हूँ। हमेशा जेल में मेरा तो कोई खर्चा नहीं है, भोजन कभी नमन जी ले आते हैं, कभी कोई और कार्यकर्ता ले आता है, कोई मिलने के लिए आ रहा है, कितने बजे आओगे, इतना ही मान करके इसमें समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। अब हमारा जो अगला कार्यक्रम है, आज जयपुर महानगर में गुरुकुल के माध्यम से 9 कवि सम्मेलन एक शाम शहीदों के नाम, सैनिकों के नाम हम समर्पित करने जा रहे हैं। हमारी नई टीम के कविगण कुछ सामने बैठे, कुछ होटल में होंगे, तैयार हुए होंगे। 5 बजे सबके लिए गाड़ियां लग जाएंगी। जिसको जहां जिस कार्यक्रम में पहुंचना है वो अपने कार्यक्रम में पहुंचे। विधिवत कार्यक्रम को सानंद पूर्वक प्रभावी तरीके से संपन्न कराकर हम कल सुबह फिर अपने विभिन्न सत्रों में गुरुदेव से मिलेंगे। तब तक के लिए मैं गुरुकुल की तरफ से आदरणीय बाबू जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय निकाला, और हम सब कल फिर अगले सत्र में मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।